मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th BST में हमारा चल रहा था प्रबंध की नवीन प्रवृत्तियों वाली तकनीकें। उसके बारे में हमने आपको नवीन तकनीकों के अंदर सबसे पहले उद्देश्यात्मक प्रबंध के बारे में बताया था। हमारे प्रबंध के गुरु जो WF टेलर माने जाते हैं, उन्होंने एक और प्रबंध की तकनीक बताई है जिसका नाम है अपवाद द्वारा प्रबंध। अपवाद द्वारा प्रबंध क्या है ये आज मैं आपको स्पष्ट करती हूँ। उससे पहले इसका प्रतिपादन FW टेलर ने किया और उन्होंने क्या परिभाषा दी कि अपवाद द्वारा प्रबंध वह प्रणाली है जो प्रबंधकों को महत्वपूर्ण एवं अपवादजनक, ये दो वर्ड्स आप ध्यान से सुनेंगे, महत्वपूर्ण और अपवादजनक परिस्थितियाँ में सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करती है, जहाँ उनकी रचनात्मक योग्यता, कहते हैं ना प्रबंधकों के पास कुछ स्पेशलिटी होती है मैनेजमेंट करने की, जो उनके ज्ञान के रूप में, उनके विवेक, निपुणता और चातुर्य के रूप में होती है, की आवश्यकता होती है। अर्थात जब आपकी ज़रूरत हो आपके विशेष ज्ञान की, जब अपवादजनक स्थितियाँ पैदा हो या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेने हो, रचनात्मक निर्णय लेने हो, तब आपकी योग्यता की आवश्यकता हो उसके द्वारा प्रबंध करने की। यह नियंत्रण की एक तकनीक नहीं बल्कि अवसरों को खोजने की विधि है। ये परिभाषा आपको मैंने यहाँ लिखी है। मैं समझाती हूँ कि क्या होता है अपवाद द्वारा प्रबंध। कहते हैं कि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम कार्यपथ, कार्यविधियों, प्रणालियों, नीतियों का निर्धारण हम पहले ही कर देते हैं, जो कि हमारे विशेष तौर पे उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा बनाई जाती है। और समय और परिस्थितियों के अनुसार जब जब उसमें बदलाव की आवश्यकता होती है, प्रबंधक अपनी वस्तु स्थिति यानी परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन भी करते चले जाते हैं। होता क्या है कि जब हमने एक नीति योजना बनाई किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की, और आपने अपने अधीनस्थों को वो आदेश दिए और उन आदेशों के अनुसार उन्होंने अपने अधिकार प्राप्त किए और अपने उत्तरदायित्व को निभाते चले जा रहे हैं, तो आपको जब कार्य जैसा सोचा था वैसा ही चल रहा है तो आपको उसमें हस्तक्षेप कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्य तो सुचारू रूप से चल रहा है। तो हमें रोज़ रोज़ बीच बीच में जाकर उसमें हस्तक्षेप करेंगे तो क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति क्या होगा, इरिटेट होगा। रोज़ रोज़ पूछने से उसमें बाधा उत्पन्न होगी। तब जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं और वो वैसे ही चल रहे हैं तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आपके पास अब समय समय उच्च स्तरीय प्रबंधकों के पास जब कार्य का डिवाइडेशन कर दिया, आपने अधिकार दे दिए और उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जा रहा है लोगों के पास, तो फिर हमें बीच में बोलने की आवश्यकता कहाँ रह जाती है। तो आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए। आपको अपना जो बचा हुआ समय है वो अवसर खोजने में कि संस्था के लाभों को अधिकतम कैसे किया जा सकता है और कुशलतापूर्वक परिणामों की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, रचनात्मक कार्य कैसे किए जा सकते हैं, उच्च प्रबंधकों को अपना समय उसमें लगाना चाहिए। लेकिन आपके सामने कोई ऐसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति हो या कोई अपवादजनक स्थिति, ऐसी सर्कमस्टांसेस पैदा हो गई हो कि अब तो आपको बोलना पड़ेगा, अगर इस स्थिति में भी, अपवादजनक स्थिति में मैंने नहीं बोला तो मेरे क्या होंगे, लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, मुझे नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तो आपको क्या होना पड़ेगा, एक्टिवेट होना पड़ेगा। क्या समस्या उत्पन्न हुई उसको शीघ्रता से अपना रचनात्मक निर्णय लेते हुए उसे दूर करने का प्रयास। तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि आपको प्रबंध कब करना है, जब अपवाद द्वारा प्रबंध यानी अपवाद की स्थितियाँ उत्पन्न हो तो आपको प्रबंध करना चाहिए। अदरवाइज आपको कार्य को स्मूथली चलते रहने देना चाहिए। इससे क्या फ़ायदे होते हैं, देखिए आपकी किताब में सारे फायदे और नुकसान सब कुछ दिए गए। अपवाद प्रबंध की स्थिति में क्या होता है, कार्य शीघ्रता से पूरा किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति कार्य कर रहे होते हैं उन्हें अपने अधिकार और दायित्व दोनों की जिम्मेदारियों का पता होता है, और जब आप हस्तक्षेप नहीं करते तो वो जिम्मेदार व्यक्ति बनकर प्रोत्साहित होकर कि मेरे पे जिम्मेदारी सौंपी गई, वो अपने काम को करता रहता है। लेकिन आपने उसको सौंप भी दिया, लेकिन रोज़ जाकर आप उसको कुछ करेंगे तो क्या होगा, उसको गुस्सा भी आ सकता है, इरिटेट भी हो सकता है। तो वो क्या करेगा, कार्यक्षमता कहाँ से होगा कि यार ये तो बीच बीच में क्या करता है, डिस्टर्ब करता है मुझे। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको उसको नहीं छेड़ना है और उसे काम करते रहना चाहिए, करने देना चाहिए। तो वो और ज़्यादा प्रोत्साहित होकर अपनी पूरी क्षमता लगा देगा आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में। तो आपके पास क्या होगा, उच्च स्तरीय प्रबंधक क्या होंगे, जब आपके छोटे मोटे काम जो कम महत्वपूर्ण मसले हैं आसानी से लोग छोटे वाले निचले स्तर पर बैठे हुए कर्मचारी कर रहे हैं, तो क्यों हम जबरदस्ती उसके अंदर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप तो महत्वपूर्ण के पास जो आपके महत्वपूर्ण समय जो बचा है उस समय को
आप महत्वपूर्ण मसलों में लगाएंगे तो क्या होगा, संस्था को और ज़्यादा अवसर प्राप्त होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे और संस्था को लाभान्वित करने में सहयोग कर सकेंगे। तो ये है अपवादजनक प्रबंध किस प्रकार से किया जाता है तकनीक। तो उन्होंने बोला है कि जब अपवादजनक स्थितियाँ और महत्वपूर्ण मसलों पर निर्णय लेने की बात हो तो प्रबंधकों को सक्रिय होना चाहिए, नहीं तो प्रबंधकों को अपने तरीके से कार्य करता रहना चाहिए और कुछ रचनात्मक निर्णय और अवसर खोजने चाहिए ताकि संस्था को लाभान्वित। अगला जो आता है वो आता है हमारा व्यू रचनात्मक प्रबंध। व्यू रचनात्मक प्रबंध क्या होता है? व्यू रचना शब्द जो है हमारा सेना से लिया गया है। स्ट्रेटजीज जैसे शब्द बोलते हैं ना कि व्यू की रचना करना, यानी युद्ध को जीतने के लिए अपनी नीतियों का निर्माण करना कि ये शत्रु है, इसको हराना है हमको और उसके लिए हमें क्या रचना करती है, तो उसको हम शब्द बोला करते थे व्यू रचना करना। तो युद्ध के टाइम की जाती थी, सेना से लिया गया शब्द है। अब आता है ये व्यू रचनात्मक प्रबंध से कैसे लिंक करता है, ये क्या तकनीक है। तो एडी चांडलर जो है उन्होंने इसकी क्या परिभाषा दी है, व्यू रचना में उपक्रम के आधारभूत लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण करना और उनकी प्राप्ति के लिए कार्यविधि तय करना और संसाधनों का वितरण करना सम्मिलित होता है। व्यू रचना किस लिए रचना? आप जानते हैं व्यावसायिक वातावरण होता है, इसमें हर व्यावसायिक संगठन के बहुत सारे शत्रु होते हैं। शत्रु जैसे हमारा कॉम्पिटिशन, जैसे प्रतिस्पर्धी, हमारा ग्राहक, सरकार, वित्तीय संस्था, ये सब हमारे लिए रोज कोई ना कोई समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपको किसी भी परिस्थिति में जो हमारे ये वातावरण में फैले हुए शत्रु हैं, जो बाहरी घटक होते हैं, राजनीतिक घटक हो सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक, ग्राहकों का फैशन बदलना, तो ये सब घटक है जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमें इनसे किस प्रकार से सामना करना है उसके लिए योजना तैयार करना। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस युद्ध को, व्यवसाय रूपी युद्ध को जीतने की नीतियां बनाकर प्रबंध करना क्या कहलाता है? व्यू रचनात्मक प्रबंध कहलाता है। ठीक है, अब इससे फायदे क्या होते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो, आप हमेशा अपनी उस कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। परिणाम स्वरूप क्या होगा, आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। तो व्यू रचना है, व्यू की रचना जो कि व्यवसाय जगत के बाहरी घटकों के रूप में, आंतरिक घटकों के रूप में हो सकती है, उसके अंदर आपको उसका सामना करके कैसे प्रबंध करना है उसको बोलते हैं हम व्यू रचनात्मक प्रबंध। इसके मैं PDF आपको सेंड करती हूँ, उसके लाभ हानि जो है वो आपको साथ में याद करने होंगे और मुझे कॉपी में करके दिखाने होंगे। थैंक यू वेरी मच।